हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जून 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आज 5 जून है और 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की शुरुआत किस तरीके से हुई, पहले हम उस हिस्ट्री को जानेंगे और प्रेजेंट टाइम में क्या वर्क किया जा रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, उन सबको हम स्टार्ट करेंगे। देखो, 1972 जो ईयर था वो एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि उस साल पहली बार एनवायरनमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 5 से 16 जून तक स्टॉकहोम में। इस कॉन्फ्रेंस को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है या फिर द कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का मेजरली जो एम था वो ये था कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए जो प्रिजर्विंग और एनहेंस किया जाए, मतलब जो चैलेंज है कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए जो चैलेंज है उनको एक्सेप्ट करना और उनके लिए उनको डेवलप करना, उनको उन चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए अपने आप को इन्हेंस करना, ये मेजर एम था इस कॉन्फ्रेंस का। 1972 में जब जून के महीने में, जून 1972 में ये मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उसके बाद 15 दिसंबर को उसी साल 1972 में ही सेम ईयर जो जनरल असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हम हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद में क्या होता है, एक दूसरा रेजोल्यूशन पास किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा 15 दिसंबर को ही कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा, मतलब उसका क्रिएशन किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें होती हैं 1972 में। उसके बाद में 1974 में पहली बार 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसका स्लोगन होता है ओनली वन अर्थ। अब 1974 से स्टार्ट हो गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लेकिन हर साल अलग अलग कंट्रीज को होस्ट करेंगे, ये इनिशिएट होता है 1987 में। तो ये हमने हिस्ट्री को देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं कि 2021 में क्या होने वाला है। देखो, 2021 इस साल जो है वो होस्ट कंट्री है पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके लिए मेजर क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है कि 2021 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है, 2020 की थीम क्या थी और होस्ट कंट्री कौन था, और 2019 की थीम क्या थी और उसका होस्ट कंट्री कौन था। ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखो, जब भी हम कोई न्यूज़ स्टडी करते हैं और उस न्यूज़ स्टडी करने के दौरान कुछ भी ऐसी टर्म्स हो और आपको लगता है आप उनको सुनते हो, अगर आप एक अच्छे लिसनर हो और आप उनको सुन रहे हो और आपको लगता है कि इसमें कुछ और फैक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं, तो आप वो फैक्ट्स भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 2021 में हमने देख लिया होस्टिंग कंट्री है पाकिस्तान, और 2021 में एक मेजर चीज ऑन होने वाली है, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 2021 से 2030 तक ये डिकेड चलने वाला है, जिसमें काम किया जाएगा कि जो हमारा इकोसिस्टम, हमारे कॉन्टिनेंट का, हमारे ओशन का जो इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है उसको रिवर्स किया जाए, उसको रोका जाए, उसको सेव किया जाए। इसी के लिए ये डेकेड, एक दशक तक ये यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन चलने वाला है। इसका मेजर रीजन ये है कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है। देखो, ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसको पीपल्स डे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को सेव आप तभी कर पाओगे जब लोगों में अवेयरनेस होगी, मतलब लोगों का दिन है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है इस दिन, किसको लेकर के? एनवायरनमेंट को लेकर के। और अवेयरनेस जब क्रिएट होगी तभी हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर पाएंगे। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, डेल्टा वेरिएंट लेड टू मोस्ट पोस्ट वैक्सीन इन्फेक्शंस इन दिल्ली। देखो, यहाँ पर बताया गया है डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2
इसको जाना जाता है डेल्टा वेरिएंट के नाम से। इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है ये वेरिएंट। कोविड-19 का वेरिएंट की बात की जा रही है। देखो डेल्टा वेरिएंट, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि डेल्टा वेरिएंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड का एक वेरिएंट है और इंडिया में सबसे मेजरली डोमिनेंट है ये वेरिएंट। देखो इसका जो म्यूटेशंस है, ये जो वेरिएंट है वो 12 म्यूटेशंस रखता है। अपना जो भी प्रोटीन है उसमें 12 म्यूटेशंस आ गए हैं। सार्स कोविड-19 2 में जो मेजरली जो कोविड का जो म्यूटेंट था उसमें 12 म्यूटेशंस आकर के ये डेल्टा वेरिएंट सामने आया है। आगे इसमें बताया गया है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो सिर्फ और सिर्फ 33% इसके ऊपर इफेक्टिव है। और इसके अलावा जो देखो ये इसके ऊपर तो 33% है, लेकिन B.1.1.7 के ऊपर ये 50% से ज़्यादा इफेक्टिव है। इस पे 33% है और इस पे 50 से ज़्यादा, दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर 50 से ज़्यादा % तक इफेक्टिव। मतलब वैक्सीनेशन जब आपको ये दी जाती है तो इसके ऊपर 50% चांसेज होते हैं कि आप इनसे पोस्ट आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये हमने डेल्टा वेरिएंट के बारे में डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा जो म्यूटेशन है इंडिया में इसी का देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ये वेरिएंट इंडिया में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई होल्ड्स रेट्स कट्स जीडीपी फोरकास्ट। आरबीआई ने जो रेट है उनको होल्ड रखा है, मतलब उनमें कुछ भी चेंज नहीं की है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको लेकर के। इंटरेस्ट रेट जो हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी कमेटी है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसकी मीटिंग हुई और उसमें ये सब कुछ डिस्कस किया गया कि अभी सेकेंड वेव कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो ज़्यादा सही नहीं है, तो उनको रेगुलर मेंटेन करने के लिए अभी ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। जो हेड होता है वो आरबीआई गवर्नर इसका होता है और इसमें जो भी पॉलिसी होती है, जो भी रेट्स होती है, उन सबको डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, देखो इंडिया रिकॉर्ड्स मोस्ट केसेज वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेज है कोविड-19 की। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है सीबीएसई से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने जो एग्जाम जो होने वाले थे 10th-12th के वो तो आपने कैंसिल कर दिए, लेकिन 12th में आप किस तरीके से जो बच्चे हैं उनका असेसमेंट, उनका मूल्यांकन करोगे, उस सब के बारे में जो इवोल्यूशन आपका प्रोसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सीबीएसई ने बोला है कि 12 मेंबर कमेटी हमने बनाई है और वो जल्द ही हमें इस बारे में बताएगी और 10 दिन के भीतर हमारा जो इवोल्यूशन मेथड होगा उसके बारे में हम रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, देखो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको लेकर के यहाँ पर डाटा है कि वैक्सीन जो बना रहे हैं उनके ऊपर कि जब बोला जाए कि इतनी वैक्सीन मिलनी चाहिए और उतनी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वो अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। अवेलेबल ना करवाने की वजह से जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो स्लो हो रहा है और स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोविड-19 से हमें बाहर भी निकलना है, निपटना भी है। तो इसी को लेकर के अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया गया है कि जो वैक्सीन मेकर्स हैं उनके ऊपर अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं तो हानि इस जो क्षतिपूर्ति है उसको किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, डीएसी नोड फॉर बिल्डिंग 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स। देखो 75I एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये बोला है और इसको हेड किया था, इस काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। उन्होंने बोला कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स और बनाई जाएंगी, इसमें लगभग 43,000 करोड़ तक का खर्चा आएगा। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेक इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज, पेंशन नॉर्म्स ईज्ड फॉर फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड स्टाफ। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेथ हो गई है,
तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने ये बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को कि जब आपको डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है किसी भी आपके एम्प्लॉयज़ का, तो फटाफट उसके जो भी पैसा है, जो भी मनी है, उसको उनकी फैमिली को देने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि उसकी फैमिली में, जिस फैमिली में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हुई है, हो सकता है कि वो सिंगल पर्सन हो उस घर में कमाने वाला। तो देखो, इस तरीके से ये तो नॉर्मल न्यूज़ हो गई, पर एक तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी काम करने में जो एक मतलब जस्ट ए मिनट जो एक्शन हो रहा है, वो काफ़ी अवेयरनेस, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो क्रिएट हो रही है एक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो काफ़ी अच्छी बात है। क्विक जो रिएक्शन होना चाहिए वो बहुत अच्छी बात है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उनमें ये देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी इफ़ेक्टेड हुए हैं फैमिलीज़, और उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझना ये काफ़ी अच्छी ज़्यादा अवेयरनेस है हमारी गवर्नमेंट में। नेक्स्ट न्यूज है, देखो, पुश फॉर सिटीजनशिप टू माइनॉरिटी माइग्रेंट्स। आपको पता है कि आसाम में एनआरसी हुआ। एनआरसी में टोटल पॉपुलेशन के डाटा के आधार पर उनके पास में जो भी डाटा थे, जो रिक्वायरमेंट थी, उसके आधार पर डिसाइड किया गया कि कौन लोग इंडियन सिटीजन हैं और कौन लोग इंडियन सिटीजन नहीं हैं। सिटीजनशिप दी जा रही है बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हमारे इंडिया में आएंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ सके हैं, और उनके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी उनको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो माइनॉरिटी माइग्रेंट्स हैं उनको पुश किया जा रहा है कि जल्दी से उनको सिटीजनशिप दी जा सके। नेक्स्ट न्यूज, देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो 3 देशों से आने वाली हैं। उन 3 देशों से जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज आई हुई हैं और जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी, उन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट गेट्स DCGI's नोट टू प्रोड्यूस स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी क्या है आपको पता होना चाहिए। स्पुतनिक वी रसिया की वैक्सीन है और इसको अब प्रोड्यूस करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में इसको अप्रूवल दिया जा चुका है कि स्पुतनिक वी को यूज़ किया जा सकता है एज ए वैक्सीनेशन ड्रग। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको प्रोड्यूस करेगा और इसका अप्रूवल दे दिया है DCGI ने। नेक्स्ट न्यूज देखो, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ देखिए, INS संध्याक डीकमीशन्ड। INS संध्याक एक हमारी इंडिया की ये जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS संध्याक, जो पहली बार जिसको इंडिजिनली डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था, इसको अब डीकमीशन्ड कर दिया गया है। 40 साल तक इन्होंने सर्विस दी और अब इनको मतलब जो नेवी में जो मेजर रोल इन्होंने निभाया था उससे बाहर इनको कर दिया गया है। बहुत सारे हमारे ऑपरेशन जिसमें इन्होंने एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य किया था, जिसमें है ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन क्या था, 1987 में श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग जो फोर्स गई थी उसको असिस्ट करने में इन्होंने काम किया था। ऑपरेशन सारोंग, ऑपरेशन रेनबो। ऑपरेशन रेनबो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस दिया गया था उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्होंने किया था। इसके अलावा इंडो US HADR एक्सरसाइज जो है टाइगर ट्रायम्फ, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मेजर इनका रोल है जो इन्होंने प्ले किया INS संध्याक ने। नेक्स्ट न्यूज है, हाईकोर्ट इम्पोजेज फाइन ऑन जूही चावलाज इन 5G केसेज। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, जूही चावला ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि 5G टेक्नोलॉजी जो हमारे इंडिया में आ रही है उससे हमारे इंडिया को क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या डेंजरस चीज़ होने वाली है, क्या क्या हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होने वाला है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको माना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। खुद को मीडिया में आने के लिए इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट किया गया है जूही चावला के द्वारा, तो उनके ऊपर फाइन लगाया गया है इसके द्वारा, जो हमारा हाईकोर्ट है उन्होंने। नेक्स्ट न्यूज है, एक्सपेडाइट प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप जुडिशियल वैकेंसीज CGI टेल्स CJH। देखो,
जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना जी हैं, उन्होंने वर्चुअल हियरिंग की कोर्ट रूम में, और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनके साथ में मीटिंग की। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी रिकमेंडेशन, कितनी सीटें खाली हैं हर हाई कोर्ट में, वो सब कुछ पता होना चाहिए। कंट्री का जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे हाई कोर्ट, और उनमें अपॉइंटमेंट की आवश्यकता है। जो भी सीटें खाली चल रही है उनको भरने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पेज से, यहाँ देखिए। सबसे पहले हम श्रीलंका वाला न्यूज़ देख लेते हैं। श्रीलंका में एक कार्गो शिप जो है उसमें फायर आग लग जाती है, और अब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है कि इस शिप फायर की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी नुकसान होगा। अब नुकसान होगा तो उसका भरपाई कौन करेगा? तो इसी को लेकर के जो पिटिशनर हैं उन्होंने इस इंसिडेंट के प्रोब की जांच करने के लिए बोला है कि इसकी जांच होनी चाहिए, प्रोब होना चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, मेजर रीज़न इसका क्या था और इससे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज, अमिट यूएस विड्रॉल बीजिंग सीक्स क्लोजर अफगान टाइज। देखो, यूएस जो है वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को बाहर निकाल रहा है। पीस कीपिंग के लिए अफगानिस्तान में आया था यूएस, लेकिन पीस कीपिंग नहीं कर पाया। लास्ट में मीडिएशन का रास्ता उन्होंने अपनाया कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में शांति समझौता हो, दोनों मिलकर के यहाँ पर अपनी सरकार बनाए। अब यूएस जैसे पीछे हट रहा है, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के ऊपर डोमिनेंस करे। देखो, चाइना ही चाहता है कि यूएस पीछे हटे तो इंडिया मेजर रोल में ना आए, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और यूएस चाहता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया हमेशा एक मेजर रोल निभाए वहाँ के एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको लेकर के। लेकिन चाइना यूएस को काउंटर करने के लिए और इंडिया को आगे ना बढ़ने देने के लिए इसमें चाइना आगे बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के ही है। फाइजर जैब प्रोड्यूसेस लेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट आपने स्टार्ट में, हमने आर्टिकल के स्टार्ट में देखा था, द हिंदू जब हमने स्टार्ट किया था, कि डेल्टा जो वेरिएंट है उसके ऊपर जो फाइजर वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा कम एंटीबॉडीज बनाती है। नेक्स्ट न्यूज है सीरिया के ऊपर, सीरिया के द्वारा जो केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया है उसको लेकर के 17 केसेस फाइल हुए हैं। ये बोला है OPCW ने। OPCW क्या है, यहाँ देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये जो है OPCW ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब इसको बनाया गया था, इसका मेजर कार्य क्या क्या है। तो देखो, इसके लिए केस फाइल हुआ है कि इनको जांच होनी चाहिए कि जो केमिकल वेपन्स यूज किए जा रहे हैं कहाँ से इनको मंगवाया जा रहा है, किस तरीके से, कौन सलाह दे रहा है कि इस केमिकल वेपन को यूज किया जा सकता है। इन सब के बारे में एक लिमिट फिक्स होनी चाहिए, किस तरीके से इसको डेफिनेटली यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने, इसके अलावा देखो लास्ट न्यूज है कि जो फाइजर वैक्सीन है उसको 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है यूके रेगुलेटर्स के द्वारा। यूके के जो मेडिसिन रेगुलेटर हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन के लिए ये सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, और इससे उनके ऊपर कोई भी रिस्क क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि थर्ड वेव के दौरान ये भी बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो चिल्ड्रन है वो इफ़ेक्ट होने वाले हैं कोविड की थर्ड वेव से। इसीलिए बच्चों के ऊपर ये कार्य किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर ये जांच की जा रही है कि कौन सी वैक्सीन से उनको कम से कम रिस्क होने वाला है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।